दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक से। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए यदि आपको पसंद आती है, और फिर मेरे YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज का जो विषय है वो विषय है कि भारतवर्ष किस तरीके से कम 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी वो 2047 तक, जब भारतवर्ष के 100 वर्ष हमारी इंडिपेंडेंस के होंगे, तो भारतवर्ष एक बहुत ही सुदृढ़ इकोनॉमी में पहुंच जाएगा। और वो किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से आज हमारी व्यवस्था है, किस तरीके से हम जो 75 साल में आगे बढ़े हैं, और जो पिछले 10 साल रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की है, उसमें किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ने शेप लिया है। मैं आपको एक एक चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे भारतवर्ष के जो आम आदमी है, जो हमारे भाई बहन हैं, इवन गांव तक जो रहते हैं, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे युवा हैं, वो समझ सके कि भारतवर्ष किस तरीके से एक बहुत ही मजबूत सुदृढ़ इकोनॉमी होने के साथ साथ एक तरीके से किस तरीके से एक इकोनॉमिक पावर बनने के लिए उभर रहा है, और उसमें क्या क्या हमारे ऐसे मापदंड हैं जो भारतवर्ष को उस तरफ ले जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपनी राय रखूं इसके बारे में, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आईएमएफ ने जो हमारी एनुअल ग्रोथ है वो 7% से ऊपर रखी है। इसी तरीके से मूडी और जो डिफरेंट जो हैं, जैसे फिच, जो डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी, किसी ने 7 पॉइंट रखा है, किसी ने 7.25 रखा है, किसी ने 7.5 रखा है। इसी तरीके से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी एक प्रेडिक्शन दी है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको देखना होगा इस संदर्भ में कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी 2014 से पहले थी, किस तरीके से इसने शेप किया है 2014 के बाद में, और हम विश्व के किन देशों से ऐसी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका उदाहरण मैं आपको समझा सकता हूं, जिससे आप ये समझ सकें कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से कहां पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, भारतवर्ष की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने जो अपनी प्रेडिक्शन दी है वो दी है कि भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है वो 2047 तक करीब करीब 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के करीब हो जाएगी। और उसमें जो उन्होंने व्यवस्था रखी है वो रखी है कि करीब करीब हमारी जो जीडीपी है, जो पर कैपिटा जीडीपी जो भारतवर्ष की होगी, वो करीब 15 से 20 हज़ार डॉलर के आसपास होगी। अब इसके साथ साथ आप देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, एक बहुत ही अनुभवी, बहुत ही प्रतिष्ठित और रिनाउंड पूरे वर्ल्ड में जिनको जाना जाता है, वो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू द फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। वो आजकल आईएमएफ में है, आईएसबी में प्रोफेसर है। इसी तरीके से और भी आईवी बिजनेस स्कूल में वो प्रोफेसर हैं, वो हैं मिस्टर केवी सुब्रमण्यन। उन्होंने अपनी जो किताब लिखी है कि भारत एट द रेट ऑफ 100, जो लिखा है उन्होंने कि 2047 में उन्होंने प्रेडिक्शन दी है कि भारतवर्ष की इकोनॉमी करीब करीब यूएस डॉलर्स 55 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो सभी को लगता है कि अरे इतना कैसे हो सकता है। आज यदि हम अपनी इकोनॉमी लें तो वो करीब करीब 2024 के यदि हम जून में लें तो हमारी इकोनॉमी है वो यूएस डॉलर्स 3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो वो किस तरीके से हो पाएगी। लेकिन उनका जो आधारभूत मिस्टर केवी सुब्रमण्यम ने रखा है, वो रखा था कि 2023 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो 3.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स थी। उन्होंने ये आधारभूत रखा।
और मैं जो आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ और जो आपके सामने एक अध्ययन रख रहा हूँ और जो एक एनालिसिस में भारतीय इकोनॉमी की करने जा रहा हूँ, उसमें मेरी प्रेडिक्शन है। मैंने अभी एक बुक पब्लिश करी है, वो 5 और 6 मई को रिलीज़ हुई और अमेजोन पे नंबर 1 बेस्ट सेलिंग हो गई है। और उस बुक का जो टाइटल है वो है ए विकसित भारत @ 2047। मतलब ये है कि हम जो एक विकसित भारत 2047 तक बनेगा, उस विकसित भारत के क्या आधारभूत होंगे और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और मैंने जो अपनी किताब है, जो अपनी बुक है, उसमें मैंने एक एनालिसिस दी है और उसमें मैंने बताया है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से 2047 में वो $38 ट्रिलियन डेफिनेटली हो जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं, मैं अब आपको अपने साथ लिए चलता हूं और किस तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ 1947 में, उससे 5-6 साल के बाद चाइना आज़ाद हुआ और 1947 से 1990 तक जो थी हमारी इकोनॉमी, वो बहुत ही कम रफ्तार से बढ़ी। लेकिन ये हमारा एक तरीके से सौभाग्य था कि कम से कम जो है जो हमने रिफॉर्म्स लेने शुरू करे, हमने जो अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, वो 1991 के बाद में आप देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो करीब करीब जो है वो 1991 से लेके 2007 में करीब करीब एक तरीके से $1 ट्रिलियन बनी। फिर उसके बाद में मतलब ये जो रास्ता रहा, ये जो मार्ग रहा, ये करीब करीब एक तरीके से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हमने 16 साल लिए। उससे पहले 1990 और 1991 में भारतवर्ष की जो इकोनॉमी थी वो करीब $270 बिलियन थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष ने 1947 से 1990 तक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय खोया। और जहाँ पर विश्व की जो दूसरी इकोनॉमी बढ़ रही थी, तो हम उस तरीके से नहीं बढ़ पाए। हम IR 1.0 में या IR 2.0 में या IR 3.0 में भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। उसके कुछ कारण हैं कि IR 1.0 और 2.0 में हम गुलाम थे, तो इस तरीके से हम कुछ नहीं कर सकते थे और ब्रिटिश यहाँ पर हमें प्लंडर कर रहे थे। ये कारण थे जिससे आगे नहीं बढ़े। लेकिन मूलतः जो कारण रहे हैं वो 1947 से 1990 तक ये थी कि गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसीज़ ही नहीं थी कि वो इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, प्रोग्रेस कर सकें। बहुत ही हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और हम एक तरीके से जो उसमें प्रोग्रेस थी उसमें हमने अपना काफ़ी समय खोया। लेकिन 1991 के बाद में अब आप देखिए कि जब हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2007 के आसपास बने, फिर हमें सिर्फ 7 वर्ष लगे हैं $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनने के लिए। तो सिर्फ 7 साल में हमने डबल किया। और उसके बाद देखिए फिर 5-6 साल में कोविड और इसके बाद भी जो है ना वो हमने जो प्रोग्रेस करी, तो उसमें मैं कैलकुलेट करूँगा यदि हम 2 साल कोविड के बाहर रखें तो करीब 5 साल में, 4 से 5 साल में हमारी इकोनॉमी फिर $2 ट्रिलियन से वो $3 ट्रिलियन बनी। तो ये जो आधारभूत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना चाहिए। और फिर अब जो है 2023 के यदि मैं आंकड़े लूँ, जो आंकड़े सभी लोग ले रहे हैं और जिन्होंने विश्लेषण उसी तरीके से किया है, तो उन आंकड़ों के आधार पर दिसंबर 2023 में या फाइनेंशियल ईयर 2023 में यदि हम लें मार्च 2024 तक, तो उसमें यह है कि मैं लेकर चलूँगा कि हमारी इकोनॉमी वो $3.25 ट्रिलियन थी। अब आप देखिए, एक पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश करूँगा कि हर देश की प्रगति में कुछ मोड़, कुछ ऐसे जंक्शन आते हैं जहाँ पर इकोनॉमी वो बहुत ही कंपाउंड इफेक्ट के साथ आगे बढ़ती है। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लूँगा जापान की। यदि जापान में आप देखें
पूरे विश्व में प्रॉब्लम चल रही थी, जापान आगे बढ़ रहा था और 1970 के दशक से 1995 तक का यदि आप टाइम देखें और 25 साल का आप यदि समय देखें तो इस समय में आप देखेंगे कि जापान ने करीब अपनी इकोनॉमी को करीब 25 से 26 गुना उन्होंने उसको आगे किया है। तो मैं इसी तरीके का एक टाइम फ्रेम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उसी टाइम फ्रेम में मैं भारतवर्ष की इकोनॉमी को भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए जापान ने किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को 25 साल के अंदर 25 से 26 गुना किस तरीके से किया। अब देखिए, अब आप चाइना की एग्जाम्पल लीजिए। यदि आप चाइना की एग्जाम्पल लें तो 1995 के बाद यदि आप 2020 तक, मैं फिर ये 25 वर्ष का कार्यकाल लेना चाहूँगा कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को करीब 20 से 22 गुना इस पीरियड के दौरान बढ़ाया है। तो ये जो दो समय मैं जापान का आपके सामने रख रहा हूँ और इसी तरीके से मैं आपके सामने चाइना की एग्जाम्पल रख रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही सुगम होगा। आसानी से आप समझ सकते हैं कि हर एक देश की एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा कार्यकाल आता है जब आपकी इकोनॉमी एक कंपाउंड इफेक्ट से आगे बढ़ती है। तो ये कंपाउंड इफेक्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा कि भारतवर्ष के लिए भी आ चुका है। आप सभी ये मानेंगे कि 10 साल के अंदर 2014 में हमारी जो गिनती थी वो फ्रेगाइल 5, सबसे वर्स्ट इकोनॉमी फ्रेगाइल 5, जो लास्ट के 5 ऐसे देश आते थे जिनकी बहुत ही इकोनॉमी फ्रेजाइल थी, और उससे उभर कर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। वो 2022-2023 के अंदर जो है ना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। और अभी सभी लोग, पूरे विश्व के अर्थशास्त्री, जितने भी ग्लोबल 500 कंपनीज़ के जो सीईओ हैं, टॉप कंपनीज़ के जो एमएनसीज़ हैं या जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो सभी इस चीज़ में विश्वास रख रहे हैं कि भारतवर्ष अभी 2027-2028 तक करीब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी विश्व में बन जाएगा। तो हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। उसका कारण ये है कि हमारा जो ये समय काल है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से उनकी लीडरशिप में अप्रत्याशित जिस तरीके से प्रोग्रेस भारतवर्ष ने कर रही है, वो पूरे विश्व में आज एक सभी को पता चल गया है कि भारत में वो क्षमता है, भारत में वो सभी चीज़ें हैं कि अब भारतवर्ष की इकोनॉमी जो है वो कंपाउंड इफेक्ट से आगे बढ़ सकती है। और जब जापान और चाइना कर सकते हैं तो भारतवर्ष की इकोनॉमी आगे क्यों नहीं बढ़ेगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, अब मैं आपको 2 चीज़ें इकोनॉमिक पैरामीटर्स बताना चाहूँगा। माइक्रो एंड मैक्रो, बहुत ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको समझाने की कोशिश करूँगा बहुत ही आसान भाषा में। तो आप देखिए, एक होती है इन्फ्लेशन। तो जब हमने यूपीए टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, और बीच में 5 साल का अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कार्यकाल रहा, उसमें जो देखा गया है स्पेशली यूपीए 1 और यूपीए 2 में, जो 2004 से लेकर 2014 तक का जो कार्यकाल 10 वर्ष का रहा है, उसमें इन्फ्लेशन वो डबल डिजिट से ज़्यादा रही है। और जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट से ज़्यादा थी तो उसी तरीके से यदि हम एक डेप्रिशिएशन हम कैलकुलेट करते हैं तो भारतवर्ष की इकोनॉमी में डेप्रिशिएशन जो था वो करीब आता था बढ़ के वो 3.5 3.75 के आसपास जाता था। तो इस तरीके से यदि रुपये की वैल्यू वो इस तरीके से डेप्रिशिएट करती है एनुअली, तो उसका एक बहुत इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी के अंदर था। लेकिन अब आप देखेंगे कि 2014 से 2024 तक, यदि मैं मार्च 2024 तक लगाऊं या सिर्फ 2023 तक मैं लगाऊं, जिसका मैं आधारभूत लेकर चल रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी $3.25 ट्रिलियन थी 2023 में, तो 2014 और 2024 के बीच में इन्फ्लेशन जो है वो करीब 7% के आसपास रही है।
और यदि 7% के और एवरेज जो है वो करीब 6% का है, तो यदि हम डेप्रीशिएशन लगा के चलें तो मुझे डेप्रीशिएशन की यदि मैं वैल्यू लगाता हूँ वो सिर्फ 1% है। तो इन कैलकुलेशन के साथ में यदि हम देखें तो यदि हमारी जो ग्रोथ है वो हमें थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा और हमें थोड़ा एक तरीके से एम्बिशियस होना पड़ेगा कि भारतवर्ष की जो अब ग्रोथ है वो 7% नहीं, इस टाइम हमारे जितने भी ग्रोथ इंजन्स हैं इकोनॉमी के, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, या हमारा सर्विसेज सेक्टर हो, या हमारा एग्रीकल्चर हो, ये सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, ये तीनों ही अच्छा कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा एम्बिशियस ये टारगेट लेना पड़ेगा कि हम 7% से करीब 8% के करीब हम ग्रोथ करेंगे। और यदि हम 8% ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पर ईयर हम लेकर चल रहे हैं और हम लगाएं कि अगले 25 वर्षों में 2023 से अगले 25 वर्षों में यदि हम इसी ग्रोथ पे आगे बढ़ रहे हैं और यदि मैं इन्फ्लेशन उसमें मैं ऐड करता हूँ तो इसका हमारा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा वो 12 से 13% के करीब होगा। और जब हमारी 12 से 13% के करीब जो नॉमिनल ग्रोथ होगी उसके कारण भारतवर्ष की इकोनॉमी हर 6 साल में कंपाउंड इफेक्ट से डबल हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और भारतवर्ष का ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरा जो एफर्ट लगाया है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को चैनलाइज किया है, जिस तरीके से हर एक ग्रोथ इंजन पर ध्यान देकर, जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के एनपीएस को ख़त्म कर कर अब हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल एक तरीके से मल्टीप्लाई इफ़ेक्ट, चाहे वो क्रेडिट हो, क्रेडिट एक्सटेंड करना हो, या माइक्रो फाइनेंस को क्रेडिट देना हो, या एमएसएमई में क्रेडिट एक्सटेंड करना हो, या किसानों को देना हो, या नए बिजनेस में। और जिस तरीके से अब जो नए बिजनेस हैं वो भी थोड़ा एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो भारतवर्ष में जो एक विश्वास पैदा हुआ है और जिस तरीके से एफडीआई भारतवर्ष में फ़्लो कर रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, और जिस तरीके से भारत के जो रिज़र्व हैं वो करीब 690 यूएस डॉलर्स, 690 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब पहुंच गए हैं। और यदि आप देखें कि हमारे शेयर मार्केट में कितना विश्वास बढ़ा है कि पिछले 2-3 वर्षों में किस तरीके से शेयर मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो डबल हो गई है। तो इन सब चीज़ों को यदि आप इकोनॉमी के माइक्रो पैरामीटर्स एंड मैक्रो पैरामीटर्स की स्टडी देखें, ये जो मेरी एनालिसिस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भारतवर्ष का वह समय आ गया है जिस तरीके से जापान ने अपनी इकोनॉमी में कंपाउंड इफेक्ट दिखाया 1970 से लेकर 1995 के बीच में, या चाइना ने अपना जो एक कंपाउंड इफेक्ट दिखाया इकोनॉमी में वो था 1995 से लेकर 2020 तक। अब ये भारतवर्ष का समय है 2023 से 2047 और 48 तक भारतवर्ष उसी तरीके से कंपाउंड इफेक्ट दिखा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। आज जिस तरीके से मोदी जी का जो मोदी 1.0 गवर्नेंस मॉडल रहा है, और फिर जिस तरीके से हमने इम्प्रूव किया है जो डूइंग बिजनेस इनोवेशन इंडेक्स में जिस तरीके से हम इम्प्रूव करें, जिस तरीके से रिसर्च फाउंडेशन के लिए जो है गवर्नमेंट ने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया दिया है, इसी तरीके से एआई मिशन में, क्वांटम मिशन में, या ड्रोन मिशन में, रोबोटिक्स में, सभी तरीके से भारतवर्ष ने रिसर्च और इनोवेशन में पैसे को लगाया है। और जिस तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट भारतवर्ष कर रहा है, और शीघ्र ही भारतवर्ष में करीब 5 बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की लग जाएंगी, पैकेजिंग की। और आप पाएंगे जिस तरीके से भारतवर्ष में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का बेस बढ़ा है उसी तरीके से सेमीकंडक्टर का बढ़ेगा, और पूरे विश्व में पाएंगे कि अब भारतवर्ष की चिप जो है ना वो सभी जगह एक्सपोर्ट होगी। इसी तरीके से जैसे हमने मिसाइल में ब्रह्मोस हम आज
दुनिया को दे रहे हैं, इसी तरीके से जो हमारी तोप हैं वो भी हम बाहर जो है ना वो निर्यात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है वो पिछले साल था करीब 18,000 करोड़ और इस बार होने वाला है करीब 26 से 30,000 करोड़। तो जिस तरीके से भारतवर्ष के सभी स्फीयर में सभी ग्रोथ इंजन जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो इकोनॉमी के प्लैंक हैं वो सभी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम 8% की नॉमिनल 8% की जीडीपी ग्रोथ रखेंगे और उसमें यदि हम देखें तो हमारी नॉमिनल ग्रोथ जो होगी वो करीब 12 से 13% में लेके चल रहा हूँ। तो 2023 में हम हैं 3.25 यूएस ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो 6 साल के अंदर 2023 से 2029 में हम हो जाएंगे 6.5। 2029 से लेकर 2035 तक हम हो जाएंगे 13 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी और 2045 से 2041 में हम हो जाएंगे 26 यूएस डॉलर्स इकोनॉमी। और फिर उसी कंपाउंड इफेक्ट के साथ में यदि मैं जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं केवी सुब्रमण्यन, जिस तरीके से उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, तो उनके अनुसार हम लोग जो हैं वो 41 से 47 में करीब करीब यूएस डॉलर्स 52 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी बन जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि 55 की, लेकिन मैं इसके साथ साथ जो है मैं पूर्णतः उनकी जो एनालिसिस है उसमें मैं विश्वास रखता हूँ। लेकिन अभी आप देखेंगे कि कुछ जियो पॉलिटिक्स चैलेंजेस ऐसे हैं जो एक रिग्रेशन का इफेक्ट जो है ना वो पूरे विश्व की इकोनॉमी में लेकर आएगा। अभी आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में जो है जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट चल रही है इज़राइल और हमास के बीच में, और किस तरीके से कुछ देश जो हैं ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका विश्व के सप्लाई चेन पे असर पड़ेगा। इससे जो ऑयल हैं उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इसी तरीके से भारतवर्ष की इकोनॉमी पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन और रशिया का जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उससे हमारी कुछ जो डिफेंस के जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं जो सर्विसिंग के लिए ज़रूरी हैं हमारे डिफेंस, क्योंकि पहले हमारा सारा प्रोक्योरमेंट मैक्सिमम सभी तीनों डिफेंस फोर्सेस की जो विंग है वो रशिया से काफ़ी होता था। तो इन सब चीज़ों को यदि ध्यान में रखें तो एक जियोपॉलिटिक्स रिस्क जो एमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स रिस्क है वो जिस तरीके से इस यूका वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उन सब चैलेंजेस को लगाकर हमें मिड कोर्स करेक्शन फैक्टर भी हमें इकोनॉमी में और उस कंपाउंड इफेक्ट में हमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक हर्ष का विषय ये है जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष का डेमोग्राफिक डिविडेंड, आज जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारी जो मीनियन एवरेज एज है यूथ की वो है 28 ईयर्स हमारे, और ये हमारे पास जो है करीब करीब एक डिकेड तक रहने वाला है। जबकि और देशों का यदि हम यूके, यूएसए और इवन चाइना भी लें, चाइना में करीब 44 ईयर्स के करीब है, जापान में भी उससे ज़्यादा है, इसी तरीके से यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ में। लेकिन हमारा जो मीडियन एज है 28 ईयर्स, ये हमारे साथ करीब करीब 10 साल तक रहेगा, करीब 2034-35 तक ये हमारे पास, और उसके बाद भी हमारा मीडियन ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो हम एक यंगेस्ट नेशन है और हमारा जो करीब करीब जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो हम 2047-2050 तक करीब 1.5 बिलियन प्लस, मतलब करीब करीब 150 से 155 करोड़ के करीब होने वाले हैं। और तो पूरे विश्व में पहले 4 में से हर एक चौथा व्यक्ति वो भारतवर्ष से होगा जो पूरे उसमें काम करने वाला होगा पूरे विश्व में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो इकोनॉमी है वो आज भी हमारे इंटरनल कंजम्पशन, डिमांड और सप्लाई पर वो निर्धारित करती है। और भारतवर्ष में जो अब ग्रोथ की संभावनाएं हैं वो टायर 2 और टायर 3 में है। तो इन सभी चीज़ों को, और जो हमारी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर की जो व्यवस्था है हमारे गांव, उसकी इकोनॉमी पे करीब 65% लोग वो एग्रीकल्चर के ऊपर हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस आगे होने वाली है,
क्योंकि हमारे सारे गांव वो विकसित गांव बनेंगे, स्मार्ट विलेजेस में कन्वर्ट होंगे, स्किलिंग सेंटर वहाँ तक जाएंगे, सभी सुविधाएं, एजुकेशन और जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो वहाँ पर उसको इम्पैक्ट करेंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आगे प्रोग्रेस होने वाली है उसमें भी जो हमारा मेन जो रहेगा वो हमारी इंटरनल इकोनॉमी जो है वो हमारे पुश करेगी। तो यदि हमें कुछ जियो पॉलिटिक्स चैलेंजेस भी ग्लोबल लेवल पे फेस करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ जो करेक्शन फैक्टर मैंने लगाया है, तो मैंने लगाया है कि करीब हमारी इकोनॉमी में मैंने जो केवी सुब्रमण्यन है उनके उसमें जो करेक्शन फैक्टर मैंने लगाया है, ना तो मैं भारतवर्ष की जो गवर्नमेंट रिजर्व बैंक की जो उन्होंने कैलकुलेशन करी है और जो ज़्यादातर लोग जो है ना भारतवर्ष में कह रहे हैं कि हम 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की एक इकोनॉमी जीडीपी हम बन जाएंगे, तो मेरा कहना है कि नहीं, हम करीब करीब जो है ना वो 38 यूएस डॉलर्स ट्रिलियन की एक इकोनॉमी हम 2047 तक बन जाएंगे। और जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी है वो डेफिनेटली 25,000 यूएस डॉलर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब जो मैं आज कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 2023 में हम सिर्फ 3.25 हैं, और यदि हम 38 तक जाना चाहते हैं तो इट मीन्स 12 टाइम्स हम ग्रो करेंगे। और इसी तरीके से यदि मैं करीब 3,000 के आसपास अपनी पर कैपिटा इनकम लेके चलता हूँ, तो वो हमारी मैं लेके चल रहा हूँ करीब 25 से 30 हज़ार यूएस डॉलर्स के आसपास होगी। तो वो बिल्कुल भी ऐसी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ही एक तरीके से धरातल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, या मैं अपनी जो हमारी इकोनॉमी की कैपेबिलिटीज़ हैं, या जो हमारे माइक्रो पैरामीटर्स हैं या मैक्रो पैरामीटर्स हैं, या जो हमारी भारतवर्ष की जो स्ट्रेंथ है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़े ही प्रैग्मेटिक तरीके से कैलकुलेट करके, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और अभी जिस तरीके से मोदी जी 3.0 में जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और जो उन्होंने पहले 100 दिनों में अपनी इकोनॉमी को जो पुश दिया है, जिस तरीके से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडेप्शन में कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतवर्ष ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हब बन चुका है, जिस तरीके से आज हम जो हैं वो पूरे विश्व में यहाँ पर इवन एप्पल के मोबाइल फ़ोन को बनाकर पूरे विश्व में कर रहे हैं, और हम नंबर 2 पे सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बन गए हैं। इसी तरीके से हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में 2014 में जहाँ पर कुल कुछ हज़ार या कुछ 100 में, हंड्रेड्स और थाउजेंड में हमारे जो स्टार्टअप होते थे, अब वो करीब 1,60,000 स्टार्टअप भारतवर्ष के सभी स्फीयर में हो गए हैं, और वो सभी के सभी उसमें से करीब करीब 120-130 के करीब यूनिकॉर्न बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा सबसे बड़ा है कि आप देखेंगे कि जापान के ऊपर, चाइना के ऊपर, यूएस के ऊपर, इन सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। यदि वो जीडीपी से देखें और जीडीपी से एक्सटर्नल डेट की आप कैलकुलेशंस करेंगे, इंटरनल डेट की आप कैलकुलेशन करेंगे, तो इन देशों पर वो कहीं ज़्यादा है। तो ये भारतवर्ष का एक स्वर्णिम काल है। ये भारतवर्ष का ऐसा समय है कि अगले 25 साल, 2023 से यदि मैं 25 साल लगाऊं, तो इसमें हमारी इकोनॉमी एक रिपल इफ़ेक्ट या कंपाउंड इफ़ेक्ट, मैंने इसको बोला है रिपल इफ़ेक्ट अपनी किताब, जिसमें ए विकसित भारत @ 2047 मैंने जो लिखी है, उसमें इन्हीं चीज़ों पे एम्फेसिस दिया है कि इस रिपल इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, और जियोपॉलिटिक्स जो रिस्क हैं और जो हमारे इंटरनल रिस्क हैं, या आसपास जो हमारे जो एनिमीज़ हैं हमारी बाउंड्री पे, यदि कोई कन्फ्लिक्ट के उनके साथ में हमारे चांसेस हैं, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए एक तरीके से एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट वो देश को सामने रखते हुए, और
हमारे जो यहाँ पर जिस तरीके के संसाधन हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तरीके का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न उन्होंने दिया है 2047 तक, तो मैं अपने इकोनॉमी की एनालिसिस करके बड़े ही प्रैग्मेटिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप पूर्णतः विश्वास रखिए, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए। ये समय है यूथ का, ये समय यूथ का है कि पूर्णतः वो भारतवर्ष में विश्वास रखकर, और हम सभी भारतवर्ष को, अपने देश को अपने से पहले समझकर और रखकर यदि हम आगे बढ़ेंगे और हर एक तरीके से यदि हम हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्लोबली ग्रैब करेंगे और अपने को स्किल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो निसंदेह मैं पूर्ण विश्वास के साथ फिर कह रहा हूँ, हर हालत में हम 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी 2047 तक बन जाएंगे, और हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी होगी वो 25,000 यूएस डॉलर से लेके 30,000 यूएस डॉलर्स तक डेफिनेटली पहुंच जाएगी। तो ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। दोस्तों, यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है ghylansk@yahoo.com, और मेरा मोबाइल जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है वो है 9958383293। कमांडर सुधीर कुमार फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, और आप यदि लाइक करेंगे तो मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। अगले विषय मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। टिल देन, ऑल द बेस्ट टू यू, एंजॉय गुड हेल्थ, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।